अजीत एक हिस्ट्री ब्लॉगर था। पुराने म्यूजियम्स, पैलेसेस पर जा जाकर उनकी तस्वीरें लेना, वहां के लोगों से वहां की पुरानी कहानियां जानने का, और फिर अपने ब्लॉग पे वो सब कुछ एक कहानी की तरह पोस्ट करना उसका काम था। और उसी से उसकी रोजी रोटी भी बड़े आराम से चल रही थी। अजीत ने हाल फिलहाल ही एक महल के बारे में सुना था, जिससे उसे देखने की उसकी चाहत बहुत तेज हो गई। नदी के किनारे एक काफी पुराना और थोड़ी खस्ता हालत में ये मुगल महल आज भी एक छोटे मोटे म्यूजियम की तरह चलाया जाता है। अजीत ने सारा जरूरी सामान बांधा और निकल पड़ा। स्टेशन के पास एक होटल में चेक इन किया और सामान रखकर निकल पड़ा। नदी के पास पहुंचकर उसने बोट ली और कुछ 15 मिनट में महल तक पहुंच गया। वहां अंदर जाकर जैसे अजीत की लॉटरी निकल आई। चारों ओर इतनी सारी चीजें थी पुरानी पुरानी, भाले, तलवारें, ढाल, एक दो बग्गियां थी, बड़े बड़े भारी कवच, सैनिकों की जंग में पहने जाने वाले हेलमेट और कई सारी पुरानी पेंटिंग्स। इन सब की तस्वीरें खींचकर अजीत खुशी से पागल हुआ जा रहा था, क्योंकि यहां के बारे में इंटरनेट पे जानकारी और मटेरियल बहुत ही कम था। सिवाय सरकारी साइट्स के और कहीं कुछ भी नहीं था। हथियारों के कमरे से आगे बढ़ा तो अजीत के सामने बेहद भारी शीशम की लकड़ी और लोहे से बना पलंग था, बैठकें थी और कुछ पीढ़े थे। अगला कमरा थोड़ा छोटा था, एक हमाम था उसमें। इन सब की तस्वीरें लेकर खुशी खुशी अजीत वापस अपने होटल रूम में पहुंचा। फोटोज ट्रांसफर पर लगाकर नहाने गया। नहाकर लौटा तो फोटोज को एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर डालकर फोटोज की एडिटिंग शुरू की। तो अजीत को शुरू में तो शॉट्स में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उसने उस पलंग की तस्वीर को एडिट करने को खोला तो अजीत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ठीक पलंग के एक कोने में एक आदमी खड़ा था। देखकर तो कोई राजा महाराजा जैसा लग रहा था और बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। इस तस्वीर में कोई धोखा नहीं हो रहा था अजीत को। अगली तस्वीर में वो बैठक थी, पुराने सोफा से भरा हुआ। वहां भी एक औरत बिल्कुल सोफे पर बीचों बीच बैठी थी, पर इनमें से तो कोई भी वहां था ही नहीं। बस 2-3 गार्ड्स ही थे वहां। अजीत को इन सब चीजों को देखने के बाद वापस वहां जाना ही था, पता लगाने कि आखिरकार माजरा क्या था, क्या कहानी है इन सब की। वो उस रात के अंधेरे में ही निकल पड़ा। बोट किराए पर लेने पहुंचा तो नाव वाले ने कहा, बाबूजी, इतनी रात को तो हम नहीं जाएंगे, बहुत खतरा है रात को। अजीत ने उसकी बात सुनकर कहा, सुनो, खतरा वतरा सब पैसा देखकर ठीक हो जाएगा। 2000 रुपए दूंगा तुम्हें, चुपचाप चलना है तो चलो। नाव वाले ने इतने पैसे के बारे में सुना तो उसकी नीयत भी बिगड़ गई। वो जाने को मान गया और बस इतना कहा कि वो अजीत को छोड़कर आ जाएगा और जब अजीत का काम हो जाए तो फोन करके उसे वापस बुला ले। अजीत भी मान गया और बोट में बैठकर चल पड़े दोनों महल की ओर। अजीत ने बोट में बैठकर एक दो दूर से शॉट्स लिए महल के, और पानी में चांद और महल की तस्वीर लेने को झुका तो पानी में उसे चेहरे की जगह एक वैसा ही सिपाही का हेलमेट पहना थोड़ा जख्मी सिपाही दिखाई दिया। अजीत का रगों में बहता खून बर्फ जैसा ठंडा पड़कर जमने सा लगा। उसका हाथ तुरंत अपने सर पर गया
देखने के लिए कि कहीं उसके सर पे कुछ था या नहीं। उसने देखा कि ये उसका वहम नहीं था, क्योंकि उसके सर पर कुछ भी नहीं था। एक सुकून भरी सांस ली अजीत और चांद की दूधिया रोशनी में ध्यान से झांका पानी में कि अब देखेगा ये उसका चेहरा है या किसी और का। कुछ देर झांकते झांकते उसे एहसास हुआ कि ये कम से कम वो तो नहीं था। पता नहीं कौन से जहन्नुम का ख्याल आया उसके जहन में, तो अजीत ने अपना हाथ पानी को छितराने के लिए पानी में डाला। थोड़ा सा हाथ हिलाया और पानी से अपना हाथ निकालने ही वाला था अजीत, जब उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके हाथ को पानी के अंदर किसी ने दांतों से काट लिया था। अपना हाथ निकालकर अजीत खिसिया रहा था जब नाव वाले ने कहा, क्या हुआ बाबूजी? पानी में सिपाही का चेहरा दिखा का? अजीत थोड़ा घबरा गया कि इसे कैसे पता चल गया। उसने पलट कर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि सिपाही का चेहरा दिखा या कुछ और? नाव वाले ने कहा, बाबूजी इस महल का रिवाज है, जिस जिसको सिपाही का चेहरा दिखता है उन सब की मौत हुई है। आपका खून मांग रहा है महल, मत जाइए, हमारी बात मानिए। इतना कहकर नाव वाले ने नाव घुमाई और उसके बाद किनारे पर बोट टिकाई और अजीत को उतरने का इशारा किया। तो पहले तो अजीत ने जाने से मना कर दिया, लेकिन फिर नाव वाले ने एक बात कह दी कि वो चुपचाप उतरकर चला गया। उस नाव वाले ने कहा था, बाबूजी आप शहर के अच्छे घर के हैं, काहे फर्जी मरना चाहते हैं भाई? चले जाइए, अगर दोबारा लौट आए तो हम भी बचा ना पाएंगे आपको। अजीत ने सोचा कि यह आदमी यहीं का रहने वाला है और जिस तरह से कह रहा है जरूर सही कह रहा होगा, तो रात को न जाकर वापस दिन में जाएगा जब वहां और भी लोग होंगे, तो उस वक्त कोई खतरे वाली बात नहीं होगी। रात भर अजीत अपने होटल में लैपटॉप के सामने बैठा उन तस्वीरों को देखता रहा। हर तस्वीर में एक न एक परछाई साफ दिखाई दे रही थी। लिहाजा जैसे सोचा था उसी हिसाब से अजीत सवेरा होते ही निकल पड़ा वापस उस महल के लिए। और नाव में जाते जाते बार बार अजीत नदी के पानी में अपने चेहरे को देखने की कोशिश करता रहा। चेहरा बिल्कुल ठीक था और आखिरकार उसे लगा कि अंधविश्वास में नाव वाले ने भी उसे डरा दिया। अंधेरे में उसी को खुद ही वहम हुआ होगा। अजीत उतरा और सीधा पहुंच गया उसी बैठक वाले कमरे में जहां पलंग और बड़ी कुर्सी रखी थी। पलंग को देखते देखते जैसे पता नहीं कैसी एक बेहोशी सी छा गई। अजीत एक के बाद एक कदम बढ़ाता हुआ उस पलंग की ओर बढ़ा और उस पर बिल्कुल उसी जगह पर जाकर बैठा जहां उसने तस्वीर में एक साए को देखा था। और उस पर बैठते ही ऐसा लगा जैसे जिंदगी में कभी अजीत आज के बाद खुश नहीं होगा। आज तक जो छोटी से छोटी भी उसने खुशी देखी, सुनी या महसूस की, वो सब कुछ झूठ था। और हर उस खुशी के पल में भी एक न एक खुशी बिगाड़ देने वाली बात उसे याद आ गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि जीना बेकार है और अपनी जान वो खुद ही ले ले। वहां बैठकर लगा जैसे खुद मौत ने अपना बर्फीला ठंडा हाथ बढ़ाकर अजीत के माथे को छू लिया हो। उसके ठीक सामने अब वो बड़ी सी कुर्सी थी जिस पर उसने एक और साया देखा था तस्वीरों में। अजीत ने पता नहीं क्या सोचा और उस
कुर्सी की ओर बढ़ चला। उसके पास जाकर पूरी कुर्सी पर हाथ फेराकर जैसे अजीत कुछ महसूस कर पा रहा था, जैसे किसी बेजान चीज को नहीं बल्कि किसी जिंदा इंसान को छू रहा था वो। अजीत ने उस कुर्सी को रुक के एक पल ध्यान से देखा और फिर जहां वो साया उस पर बैठा हुआ दिखाई दिया था वहीं वो भी बैठ गया और एक बार फिर से मौत सी मंडराने लगी, अपने ऊपर की पीली रोशनी की परत चीरकर जैसे एक काला सूरज हर ओर चमकने लगा और अजीत उसी तरह से एक निढाल सी बेहोशी में घिरने लगा। अजीत ने इस बार खुद को तुरंत ही संभाला और वहां से बाहर निकल आया और दरवाजे पर खड़ा खड़ा हाँफने लगा। आसपास से गुजरते टूरिस्ट्स उसे देखने लगे। अजीत ने बैग से पानी निकाल कर पिया और फिर एक अंधेरी सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। वहां से उसे बहुत धीमी धीमी किसी के कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिनका पीछा करते करते अजीत एक के बाद एक जैसे जैसे सीढ़ियां उतरता गया वो आवाजें तेज होती गई और समझ आने लगा कि एक खाली पड़े बड़े से गलियारे के किसी कमरे से ये कराहने की आवाजें आ रही थी। अजीत धीमे धीमे उस आवाज को सुनता हुआ उसी के पीछे जाने लगा और आखिरकार एक कैद खाने के पास पहुंचा तो देखा एक सिपाही के कवच और कपड़ों में एक आदमी पड़ा कराह रहा था। उसके सीने के आर पार एक भाला निकला हुआ था और मौत कुछ ही पलों में उसे आ जानी थी। अजीत तो उसे देखकर खुद बर्फ की सिल्ली बन गया। वो सिपाही जैसे अजीत की आहट पहचानता हो, अजीत के कदम रखते ही उसकी ओर हाथ बढ़ाकर रेंगता हुआ घिसकते घिसकते आने लगा और कहने लगा, महाराज महाराज मुझे क्षमा करे महाराज, महाराज मुझ मूर्ख से भूल हो गई प्रभु, क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। इतना कहते कहते जाने कब आकर उस आदमी ने अजीत के पैर पकड़ लिए और रोना धोना शुरू कर दिया। इसका अजीत को पता ही नहीं चला और जैसे ही उसे होश आया अजीत ने अपने पैर जोर से झटके और एक धक्का मारकर उसे हटाने के चक्कर में खुद भी पीछे गिरा और वो आदमी भी उछल के कुछ दूर जब गिरा तो वहीं जमीन से निकला हुआ एक नुकीला सा बेड़ियों को बांधने का खूंटा था जो गिरते ही उस आदमी की छाती के आर पार हो गया और वो इंसान वहीं मर गया। अजीत तो जैसे पत्थर बनके वहीं का वहीं जम गया कि उसके हाथों कोई मारा गया। इधर उधर नजर घुमाकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन कुछ कदमों की आवाजें करीब आ रही थी। वो तुरंत वहां से बाहर भागा और देखा तो दो टूरिस्ट घूमते हुए उसी तरफ आ रहे थे। अजीत ने उन्हें आवाज लगाई और बुलाया तो वो भागे भागे आए और उन्हें अजीत अंदर वो मरा हुआ सिपाही दिखाने ले गया। तो अजीत को एक झटका और लगा क्योंकि वहां कोई नहीं था। एक खाली सी पुराने जमाने की जेल की कोठरी थी। अजीत उन्हें बस अपने हाथ उस तरफ बढ़ाए हुए कुछ तो बोलने की कोशिश ही कर पा रहा था, पर हलक से आवाज एक नहीं निकल रही थी। उसका हाल देख दोनों टूरिस्ट्स ने अजीत को संभाला और उससे कहा कि वो जरूर घबराया हुआ है, थकान है इसलिए ऐसी जगह पर आकर ऐसी चीजें देख रहा है, और अजीत को किसी तरह संभाल के बाहर ले आए
और हाथों से पकड़कर उसे आगे ले जाने लगे। अजीत खुश था। आज भी इंसानियत जिंदा है लोगों के दिलों में, और इंसान आज भी किसी और के लिए कुछ सोच सकता है। यही सब सोचते सोचते अजीत को महसूस हुआ जैसे उसके पैर चल नहीं पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से, शिद्दत की कोशिशों के बाद पैर हिल रहे थे। अजीत ने नीचे अपने पैर देखे तो देखता ही रह गया। उसके पैरों में भारी लोहे की बेड़ियां थी। नजर हटी और हाथों पर आई तो हाथों में भी जंजीरें और पुराने जमाने की हथकड़ियां थी। अजीत चाह के भी चीखना तो दूर, आवाज भी नहीं कर पा रहा था। नजर बेड़ियों से हटी तो अब नजर उन दोनों टूरिस्ट्स पर, जो टूरिस्ट नहीं सिपाही थे, उन पर गई। उनमें से एक ने कहा, सेनापति ने राज्य विजय कर लिया है, अब आपकी आवश्यकता नहीं है किसी को भी। इतना कह के एक कोठरी में अजीत को फेंक दिया उन दोनों ने। अजीत न हिल पा रहा था, न इन सब चीजों पर विश्वास कर पा रहा था। अजीत जानता था कि चीखेगा नहीं तो कोई नहीं बचाने वाला वहां। उसने पूरी ताकत इकट्ठी की और पूरे फेफड़ों की जान लगाकर चीखा, बचाओ, कोई है, बचाओ। उस कोठरी का भारी पत्थर वाली छत का दरवाजा सरका और वही नाव वाला दिखाई दिया। पूरी ताकत से किसी तरह उसने पत्थर सरकाया और कहा, अरे साहब, कहे थे ना आपसे बचना मुश्किल हो जाएगा। खैर, अब घबराने की बात नहीं है, हम आ गए हैं ना, निकाल लेंगे आपको, परेशान ना होइए आप। इतना कह के उसने दनादन सारी बेड़ियां खोली और अजीत को लेकर वहां से निकल गया और सीधा अपनी नाव में लाकर बिठा के चप्पू चलाने लगा। अजीत बार बार मुड़ मुड़ के महल की ओर देख रहा था। जब उस नाव वाले ने बताया कि जमानों पहले सेनापति ने वहां गद्दारी करके दूसरे राज्य के साथ मिलकर राजा बनने के लिए हमला बोल दिया था और नदी पार किए बिना तो महल तक जा नहीं सकते थे, तो कुछ लोगों को एक नाव वाले के पास छुपाया था। डरा घबराया तो उसे उसकी और उसके परिवार की जान का डर दिखा के उसे चुप करवा दिया। राजा ने विद्रोह कुचल डाला और नाव वाले को गद्दारी और राष्ट्रद्रोह के इल्जाम में मौत की सजा दी। तो उसने मरते मरते एक ही बात कही, हे निशंस राजा, मुझ पे मिथ्या आरोप लगा के मुझे मृत्यु दंड दिया जा रहा है। मैंने कोई द्रोह नहीं किया। आप ही बताइए राजन, मेरे स्थान पे आप होते तो क्या परिवार के लिए इतना भी ना करते आप? लेकिन जब उसकी एक न सुनी गई तो उसने मरते हुए श्राप दिया, हे राजन, इस जन्म में और तेरे अगले 7 जन्मों में तेरा काल मैं ही बनूंगा। जब तक तुझे 7 बार नहीं मार देता मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अगले एक हफ्ते में पूरा राज्य पड़ोसियों ने साफ कर दिया और बचा तो सिर्फ ये महल। आगे नाव वाले ने कहा, लोग कहते हैं कि राजा के अब 3 जन्म बचे हैं उस नाव वाले के हाथों मरने के, पर नहीं जानते कि तुम तो अभी जिंदा हो। तुम्हें मैं अभी मार दूंगा, उसके बाद 3 जन्म और बचेंगे। अजीत के सामने मुस्कुराता हुआ वो नाव वाला वही नाव वाला था, और अजीत कौन था ये वो समझ चुका था।